जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। तो हम लोगों ने कल गरीबी के निर्धारण से संबंधित जो प्रमुख समितियां बनाई जाती हैं समय समय पर, उनकी मेथडोलॉजी और उनके जो रिकमेंडेशन थे उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे थे। पिछली ही क्लास में हम लोगों ने गरीबी के कारण जो उत्पन्न दुष्परिणाम होते हैं उनके बारे में भी चर्चा की थी, और उसके बाद हम लोगों ने उसके संबंधित मतलब कि जो दुष्परिणाम होते हैं या गरीबी को दूर करने के लिए जो उपाय होते हैं, सजेशंस होती हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करते हैं कि समय समय पर सरकार के द्वारा कुछ नीतियाँ, कुछ स्कीम्स लागू किए गए हैं जिनसे गरीबी को दूर किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग गरीबी से ही संबंधित भुखमरी और कुपोषण जैसी समस्या को भी अध्ययन करेंगे। तो आते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कल तक डिस्कस कर लिया था गरीबी दूर करने के उपाय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट। इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। महत्वपूर्ण प्रोग्राम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं गरीबी को दूर करने के संदर्भ में। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग पढ़ेंगे। रिसेंट के प्रोग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस रहेगा। रिसेंट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 मई में लॉन्च की जाती है। मई 2016 में लॉन्च की गई। इसके द्वारा इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना या गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना। इससे देखिए, गैस कनेक्शन के द्वारा गरीबी को दूर करने का किस प्रकार से संबंध है हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे कि गैस जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान समय में भी जो भोजन पकाने में ईंधन का उपयोग है उसमें गोबर से बने हुए उपले, जो काऊ डंग्स वगैरह होता है उससे बने हुए उपले, जिससे कि जो स्मोक या धुआं निकलता है उसका दुष्परिणाम महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर स्वास्थ्य में ही एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो लोग गरीबी रेखा के नीचे ही फंसे रहते हैं। इसके बाद इसमें हम देखेंगे 2019 तक लगभग 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए। ये कनेक्शन सब्सिडी छूट पर आधारित थे, मतलब जिन लोगों ने स्वतः ही आत्म रूप से मतलब कि स्वतः ही जो सब्सिडी गैस के में प्रोवाइड की जा रही थी उसको छोड़ने के उपरांत जो पैसा बचा सरकार को, उसके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई। ये योजना प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है। गरीबी निवारण से संबंधित हमारी पहली योजना थी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मई 2016 में लॉन्च की जाती है। इसके जरिए वर्ष 2019 तक 5 करोड़ से अधिक बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी
स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये जो योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 35 वर्ष तक के युवाओं को कौशल से प्रदान करने से संबंधित है। ये जो योजना है सितंबर 2014 में 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की जाती है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य मैंने बताया 15 से 35 वर्ष तक के युवाओं को, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को कौशल प्रोवाइड करना, जिसके जरिए वो उत्पादन क्षमता में वृद्धि या स्वतः आत्मरोजगार के अवसर उत्पन्न कर सके। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू कराया जा रहा है। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू कराया जा रहा है। एक अन्य स्कीम अगर हम इसी से देखें, दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना, इस योजना को भी 2014 में ही लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जो है उस शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगार युवा हैं 15 से 35 वर्ष के, उनको तकनीकी ज्ञान देकर, उनको कुशलता का ज्ञान देकर, तकनीकी का ज्ञान देकर रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसी के साथ हम एक और स्कीम्स देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे टूटे फूटे मकानों या बेघर, जो भी लोग बेघर हो, जिनके पास घर उपलब्ध नहीं है या वो कच्चे मकानों में या टूटे फूटे मकानों में रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको एक पक्का मकान उपलब्ध कराना प्रत्येक परिवार को। इस योजना का जो लक्ष्य है वो 2021-22 तक 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करना है। दो दशमलव 95 करोड़ आवासों का निर्माण करना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये हमारी गरीबी को दूर करने से संबंधित सरकार के द्वारा जो वर्तमान समय में योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे संबंधित ये सरकारी प्रोग्राम्स थे। हम आगे अब डिस्कस करेंगे भूखमरी एवं कुपोषण, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, क्योंकि ये गरीबी से जुड़े हुए प्रत्यक्षतः टॉपिक्स हैं, इनको यहीं पर समाप्त कर लेना उचित होगा। हम लोगों ने कहा गरीबी से ही संबंधित जो टॉपिक है कुपोषण और भूखमरी। मीन्स हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग हंगर्स के बारे में देखते हैं। भूखमरी क्या होती है? देखिए, वर्तमान समय में विश्व में लगभग 820 मिलियन लोगों को भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है।
या फिर हम कहें वो गंभीर रूप से भुखमरी के शिकार हैं। इनमें से लगभग 820 मिलियन लोग, 820 मिलियन पीपल लोग जो हैं वो भुखमरी का शिकार हैं। जिसमें से 1/3 लोग भारत में रहते हैं। अब भारत की जब हम बात करें तो वर्तमान समय में भारत खाद्यान्नों का शुद्ध रूप से निर्यात करता है, मतलब इसकी डिपेंडेंसी आयातों पर नहीं है, दूसरे देशों पर नहीं। उसके बावजूद भी लगभग 1/3 आंकड़ा, अगर इसका हम 1/3 आंकड़ा देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 275 मिलियन लोग भुखमरी में अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जो भुखमरी है वो खाद्यान्नों की उपलब्धता से नहीं है। भुखमरी का संदर्भ जो है, जो संबंध है भुखमरी का, वो खाद्यान्नों की उपलब्धता से ना होकर उसके खरीद पाने की क्षमता से है। मतलब क्या है, लोग यहाँ पर जो भुखमरी के शिकार हैं, हंगर से पीड़ित हैं, उनको हम लोग चूँकि जो कृषि उत्पादन या अनाजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं और इसका निर्यात करते हैं, तो मतलब हम सफिशिएंट मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं, लेकिन लोगों तक जो खाद्यान्न है उसकी पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। जब लोगों तक इसकी जो पहुंच है, यानी कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो मतलब कि ये जो हमारी भुखमरी है वो परचेजिंग पावर में कमी के कारण उत्पन्न होती है, और इसका प्रत्यक्षता संबंध हमारी खराब पीडीएस व्यवस्था से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। भारत में प्रतिदिन लगभग 7,000 लोग भुखमरी के कारण निपट जाते हैं, मतलब कि एक्सपायर कर जाते हैं। ये लोग ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट भोजन नहीं मिल पाता है। अब भुखमरी से ही संबंधित एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरे इंडेक्स के बारे में हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया, जो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा लॉन्च किया गया था। आज हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी इनिशिएटिव रिसर्च के द्वारा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च, ये रिपोर्ट जो है, ये इंडेक्स जो है वो रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च उसके बाद हम देखेंगे कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और उसके साथ ही हम देखेंगे इसमें जो योगदान है वेल्थ हंगर लाइफ। सम्मिलित रूप से इनके द्वारा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा रिलीज की जाती है। देखेंगे इसको रिलीज करते समय कौन कौन से आंकड़े लिए जाते हैं। देखिए, इसको जब रिलीज किया जाता है तो इसमें जो आयाम चुने जाते हैं वो मुख्यतः 4 आयाम चुने जाते हैं। इनके बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। आप लोग अगर इसको चाहें, ये जो रिपोर्ट्स है या इंडेक्स है वो तैयार किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर के लाइफ के द्वारा। अब इसमें से हम देखेंगे कि जो रिपोर्ट्स तैयार करते समय आयाम यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस रिपोर्ट्स को तैयार करते समय जो आयाम लिए जाते हैं उसमें से एक पहला आयाम जो है हमारा जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात। पहला आयाम जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात, ये पहला हमारा है कि जो जनसंख्या होती है किसी भी देश की, उसमें कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो कुपोषित हैं या कुपोषण से ग्रसित है। दूसरा हमारा जो है 5 वर्ष से नीचे अल्प वजन वाले बच्चे
5 वर्ष से नीचे अल्प वजन वाले बच्चों या बच्चों का जनसंख्या में अनुपात। ये हमारा दूसरा आयाम था। तीसरा जो हमारा आयाम है उसमें से जनसंख्या में नाटापन से ग्रसित बच्चों की संख्या। जनसंख्या में नाटापन से ग्रसित बच्चों का अनुपात। और जो हमारा चौथा है वो है 5 वर्ष से नीचे मृत बच्चों का अनुपात। 5 वर्ष से नीचे मृत बच्चों का अनुपात। इन सब का डाटा लेकर जो मेथोडोलॉजी यूज की जाती है स्टैटिक सांख्यिकी पद्धतियों के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग जो है 2020 का डाटा आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। इंडिया जो रैंकिंग है 2020 के अनुसार 94th है, मतलब 94वें ही रैंक है 107 देशों में। 107 देशों की इस सूची में भारत का जो स्थान है वो 94 वहाँ है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो भारत का जो रैंकिंग था वो 102, ये 2020 का डाटा आया है 102 थी। लेकिन इस समय जो देशों की संख्या थी वो लगभग हमारी 117 थी। ये 2019 का डाटा है। इस बार के जो हमारा पब्लिकेशन हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा तैयार किया गया, उसमें से कुछ देशों को कम कर दिया गया। ये हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित रिपोर्ट्स थी जो हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग इसी के आगे डिस्कस करते हैं कुपोषण के बारे में। भुखमरी से संबंधित कुछ टॉपिक्स हमने देखे। अब भुखमरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब कुपोषण को भी यहीं पर सीखना उचित होगा। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। कुपोषण देखिए, ये जो होता है ये गरीबी से ही प्रत्यक्षता संबंधित एक इशू है या गरीबी का ही एक सब पहलू है। कुपोषण ऐसे देशों में पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर गरीबी बहुत ही चरम स्थिति पर होती है। कुपोषण जो है वो एक गुणात्मक पहलू होता है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती हैं इसमें, ये गुणात्मक पहलू होता है। हम देखेंगे इसमें जब किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी स्त्री को अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर की वृद्धि, मतलब कि जो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है उसके साथ साथ मेंटली ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, ये अगर नहीं मिल पाते हैं लोगों को तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मतलब कि हम इसको रिपीट कर दें, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स की कमी के कारण उस व्यक्ति का विकास बाधित हो जाए या उसमें अल्प वजन आ जाए या उसमें मानसिक बीमारियों से संबंधित कुछ बीमारियां आ जाएं, तो हम कहेंगे कि वो जो व्यक्ति है, बच्चा है, स्त्री है, वो कुपोषण का शिकार है। तो हम लोग यहाँ पर इसके पहलू के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम नेचुरल वाली। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने कहा कुपोषण के बारे में देखा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जब भोजन में आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, विटामिन,
मिनरल की कमी हो, जिससे किसी बच्चे का संपूर्ण विकास ना हो पा रहा हो, विकास ना हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति को कुपोषण कहते हैं। ये हमारी परिभाषा थी। अगर कुपोषण के बारे में कोई पूछे तो हम ये बातचीत बता सकते हैं। 2011 का जो ऑफिशियल सेंसस था, उसकी जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 16 करोड़ संख्या बच्चों की है। 2011 का जो आंकड़ा है सेंसस, ऑफिशियल सेंसस की हम बात करें, लगभग 16 करोड़, मतलब 15 दशमलव कुछ करोड़ लोग बच्चे हैं। 16 करोड़ बच्चे जो हैं, ये टोटल पॉपुलेशन में इतना हिस्सा बच्चों का है, जिसमें से लगभग 42% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। आप मानिए कि लगभग 6.5 करोड़ के आसपास बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में, ये 2011 का आंकड़ा है। जब ये आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी प्रोडक्टिविटी भारत की आगे आने वाली ग्रोथ को भी प्रभावित करेगी। ये आगे और गरीबी में भी वृद्धि दे सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, हम लोग इसके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग इसके बाद जब डिस्कस करते हैं तो कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई हैं या कुछ प्लान्स प्रोग्राम्स जो बनाए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सरकार किस तरीके से कुपोषण से वर्तमान समय में लड़ रही है। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में जानते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन, देखिए इसकी जो घोषणा की गई सरकार ने लॉन्च करने की, वो आज ही की डेट थी 1 दिसंबर 2017 को। लेकिन जब 1 दिसंबर 2017 को इसको लागू करने की घोषणा की गई, लेकिन जो लागू करने की डेट थी वो 1 जनवरी 2018 थी। तो डेट में मतभेद है। लागू करने की जो डेट है 1 जनवरी 2018, घोषणा जो डेट को की गई वो 2017। इसके जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, इसमें देखेंगे कि ये कितना बड़ा सरकार का प्रोग्राम है। ये सरकार का, सोचिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस, ये पहली मिनिस्ट्री है। इसके बाद हम देखेंगे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये हमारी दूसरी मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तीसरी मिनिस्ट्री है हमारी, ये भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। और जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, नीति आयोग। ये चारों एजेंसी मिलकर राष्ट्रीय पोषण मिशन को लागू कर रही हैं। ये हमारा देश स्तर पर, बृहद स्तर पर लागू होने वाला बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम जो है, या दूसरा जो मिशन है, वो कुपोषण मुक्त भारत। कुपोषण मुक्त भारत। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी। ये जो हमारा कुपोषण मुक्त भारत या नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी जो थी, ये
MS स्वामीनाथन, नीति आयोग के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर थे राजीव कुमार, और उसके साथ साथ H सुदर्शन। ये स्ट्रेटजी बनाई है। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी को तैयार करने में MS स्वामीनाथन, राजीव कुमार और H सुदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके जो उद्देश्य रखा गया, कुपोषण मुक्त भारत की संकल्पना को जन्म दिया गया। इनकी जो स्ट्रेटजी थी कुपोषण मुक्त भारत है, कुपोषण मुक्त भारत 2022 को साकार करना। ये नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी थी। इसके द्वारा जो इसके सब पार्ट्स अगर हम देखें कि नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी के जो सब पार्ट्स हैं, कुपोषण मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, परस्पर संबद्ध अवधारणाएं हैं। ये हमारी कुपोषण से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी जो सरकार जिन पर काम कर रही है। और भी बहुत सारी स्कीम छोटी छोटी सरकार समय समय पर लॉन्च करती रहती है। जब हम कभी केवल स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो बेरोजगारी। यहाँ पर पॉवर्टी ख़त्म होती, पॉवर्टी और संबंधित इशू जो कि कुपोषण और हमारा जो हंगर भुखमरी था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोग इसके आगे बेरोजगारी पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।